फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे अपना क्लास 8 के एनसीईआरटी भूगोल का लास्ट चैप्टर जो होगा मानव संसाधन, और कल से हम अपना 9th क्लास की एनसीईआरटी शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए उससे पहले ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम हर बार की तरह अपना लास्ट क्लास का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो मैंने क्वेश्चन दिया था कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया। तो व्हाइट गुड्स में सम्मिलित क्या है वो हमने पूछा था। तो उसका आंसर है 3, प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तु। चलिए, जिन्होंने आंसर दिया है कमेंट में उनके वो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करते रहिए, भले ही गलत हो लेकिन आपको आंसर ज़रूर देना चाहिए, तभी आपको वो आंसर याद रहता है। ठीक है, चलिए हम अपना चैप्टर पढ़ लेते हैं, मानव संसाधन। तो बात करें मानव संसाधन की, मानव क्या है? एक संसाधन है, और लोग ही एक राष्ट्र का सबसे बड़ा संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी बनती है। ठीक है, इस बात को समझें कि जब आपके पास, समझिए आपको प्रकृति ने आपको अनाज दिया, अनाज दे दिया, आपने गेहूं देख लिया या कुछ भी प्राकृतिक बहुमूल्य चीज आपको मिल गई, सोने की खान आपको मिल गई, लेकिन आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि उसका उपयोग कैसे करना है, उपयोग में कैसे लाना है, तो वह उपयोगी कैसे बनी, नहीं बनेगी ना। तो इसी प्रकार से मानव ही एक ऐसा संसाधन है जो प्रकृति की बहुमूल्य चीजों को उपयोग में लाकर उन्हें उपयोगी बनाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन तो मानव ही हो गया ना, जो अपनी योग्यता के अनुसार योग्यता के अनुसार उन चीज़ों को उपयोग में ला रहा है ना। और इस प्रकार मानव संसाधन ही क्या है? अंतिम संसाधन है, क्योंकि स्वस्थ, स्वास्थ्य, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास भी करते हैं। चलिए बात करें जनसंख्या का वितरण की। तो भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। असमान, इसमें बात करें जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है? तो कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदानी एरिया है, तो कहीं रेगिस्तान है। क्या होता है कि इंसान के रहने की, मानव के रहने की जगह डिसाइड करती है, वहाँ की जलवायु डिसाइड करती है, वहाँ की भूमि डिसाइड करती है कि वहाँ पे किस तरह से कितने लोग बसे होंगे, घने होंगे कि विरल होंगे। पहाड़ी एरिया में लाइफ बहुत हार्ड होती है जीना, तो वहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग कम ही जाना पसंद करेंगे, सब लोग मैदानी क्षेत्र में ही बसना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सर्वाइव करना, लाइफ को जीना बहुत ईजी होता है। चलिए बात करें क्षेत्र जो है ये उच्च अक्षांश क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वतों और विश्व वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। वहीं विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में अधिक लोग रहते हैं। इस लाइन को समझें। तो ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत के उत्तर, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। सारे देश, हमारा जो इंडिया है वो भी उत्तर में ही बसता है। ठीक है, आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, वो भी उत्तर में ही है। यूरोप हो गया, रशिया हो गया, ये सब कहाँ है? दक्षिण अमेरिका है, उसका थोड़ा भाग उत्तर में भी आता है। अफ्रीका हो गया। तो मोस्टली लोग जो हैं वो कहाँ रहते हैं? उत्तर विषुवत में रहते हैं। तो विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग दो महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में ही रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं, और इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। हमारे इंडिया तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है, और चाइना को भी शायद से पछाड़ ही देगा। वो चाइना फर्स्ट नंबर पे जनसंख्या में, चाइना को भी वो पछाड़ ही देगा जितनी जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या के घनत्व के बारे में बात करें तो चलिए, जनसंख्या का घनत्व पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व देखें तो 51 प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का देखें तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382
प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोगों का घनत्व आता ही आता है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व मध्य एशिया में है, इसके पश्चात क्रम से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो भौगोलिक कारक की बात करें, कारकों की बात करें तो स्थलाकृति है। स्थलाकृति मैं आपको बता चुकी हूँ अभी कि पर्वत पठार और लोग सदैव पर्वत और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ खेती करना, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होती हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, ये एंडीज है, एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। जलवायु की बात करें, जलवायु भी ज़रूरी होती है। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल और रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं, क्योंकि वहाँ जीवन बहुत कठिन हो जाता है रहने के लिए। और हम तो बहुत लकी हैं कि हम भारत में रहते हैं, जहाँ पे हमें ना तो ज़्यादा सर्दी का सामना करना पड़ता और ना ही गर्मी का पड़ता। मुश्किल से मुश्किल 1 डिग्री हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन जहाँ आप सोचिए, जो रूस के ध्रुवीय प्रदेश हैं, यूरोप के कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे -40 डिग्री, -41 डिग्री टेम्परेचर जाता है। और अफ्रीका में देखें तो आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान जाता है, मतलब समझ सकते हैं कि आप वहाँ पे रहना कितना मुश्किल होगा, है ना। और हमारे यहाँ पे तो हम 40 डिग्री में ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं मई जून के महीने में। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे रहने से क्यों बचते हैं लोग, इसीलिए बचते हैं कि वहाँ पे रहना बहुत ही कठिन है। मृदा की बात करें तो मृदा उपजाऊ, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंग ही, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान, घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल के बारे में भी यही बात है कि जहाँ जल अलवणीय होगा, लोग वहीं बसना ज़्यादा पसंद करेंगे, और वहीं पर क्या होगा कि वहाँ पे ही लोग अच्छे से रह सकते हैं। और जैसे कि जबकि मरुस्थल जैसी जगहों में लोग बसना पसंद नहीं करते, और वहाँ की जो जनसंख्या है वो विरल प्रकार की देखने को मिलती है। खनिजों के लिए भी यही चीज़ है, जहाँ खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। और अन्य जो कारक हैं वो हम देखें तो अन्य कारक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक हैं। ठीक है, हम बात कर लेते हैं आर्थिक कारक के बारे में। एक ऑरली ऐसी समझ लेते हैं, आर्थिक कारक क्या है। औद्योगिक क्षेत्र के अवसर प्रदान करते हैं जो आर्थिक कारक हैं, जैसी जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वो रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे आज के टाइम में दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, बेंगलोर हो गया। तो ये सब जगह कैसी है, ये रोजगार के अवसर प्रदान करने वाली जगह है, तो यहाँ पे लोग बड़ी संख्या में जाते हैं। ठीक है, वहीं सांस्कृतिक कारक की बात करें तो धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को अधिक आकर्षित करते हैं, जैसे वाराणसी हो गया, यरूशलेम हो गया और वेटिकन सिटी, इसके कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। वहीं तीसरा कारण देखें, सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारक ये हैं कि अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अधिक घने बसे होते हैं। इसका एक उदाहरण आप देखें कि आप सभी जानते हैं कि आजकल क्या हो रहा है कि गांव से निकल के ग्रामीण लोग कहाँ बस रहे हैं, जाके शहरों में। ठीक है, क्यों बस रहे हैं वो, क्योंकि ग्रामीण में, गांव में इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, ना स्वास्थ्य की है, ना पढ़ाई की है, ना शिक्षा की है, और अच्छे आवास भी नहीं है। तो लोग यहाँ से शहरों में जा रहे हैं, गांव से वो लोग शहरों में बसने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत से पेरेंट्स से, जो बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत से, क्या बहुत लोग हैं आज के टाइम में तो, जो पढ़ाई के लिए अपने बच्चों के लिए अपने गाँव को छोड़कर शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये कुछ सामाजिक कारक हो जाते हैं। बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन के बारे में। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। ठीक है, जो जनसंख्या का परिवर्तन है वो किस कारण हो सकता है, जन्म और मृत्यु के कारण।
एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण जो है वो प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्राकृतिक वृद्धि दर आप समझ सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप के बारे में बात करें तो जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। जैसे कि बात करें कुछ देशों में, केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, ठीक है, ऊंची है, और उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। तो क्या हो रहा है कि वहाँ पे महसूस नहीं हो रही है, जितने बच्चे पैदा होते हैं उतने ही वहाँ पे मर भी जाते हैं। तो क्या हो रहा है कि वो बैलेंस बना हुआ है, वो जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है वो उन्हें महसूस नहीं हो रही है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ क्या हुआ है कि मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। और यही कारण है कि हमारे इंडिया में भी वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है जनसंख्या की, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अच्छी हो गई हैं कि मृत्यु दर बहुत कम हो गई है और जन्म दर उतना ही बना हुआ है। पहले क्या होता था, पहले के टाइम में उसके बारे में बात करेंगे। पहले के टाइम में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं थी, तो बच्चे अगर किसी के 6-6, 7-7 भी हो रहे थे तो उसमें से 1 या 2 बचता था, ठीक है। तो उस प्रकार क्या, उस वजह से क्या होता था कि जनसंख्या वृद्धि नहीं होती थी उतनी। बात करें जनसंख्या संगठन की, तो किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर पर कुछ अंतर नहीं रह पड़ता। उदाहरण के लिए बात करें, बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं देश में, कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं और कितने शिक्षित हैं, और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय क्या है, इस तरह की, और किस तरह की उनकी स्वास्थ्य दशाएं हैं। तो जनसंख्या संगठन यह जानने में हमारी मदद करता है। जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिससे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं, ठीक है। जनसंख्या पिरामिड कुल जनसंख्या, ये ग्रामीण नहीं है, जनसंख्या पिरामिड है। जनसंख्या पिरामिड कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजन, जैसे 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष को दर्शाता है। ये कुछ जनसंख्या पिरामिड है जो आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि इनमें कितना अंतर है। एक पिरामिड ऐसा है तो कहीं एक पिरामिड इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। इसके बारे में भी बात करते हैं कि इसकी संरचना ऐसी क्यों है। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों के बारे में बताता है कि उनका जन्म दर और मृत्यु दर कैसा है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं, आधार पर चौड़े, ठीक है, आधार पर चौड़े और ऊपर तीव्रता से संकरा होता जाता है। तो ये कैसा है, ये ऐसा है कि जहाँ पर मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही उच्च हैं, और ये केन्या का एक उदाहरण है, ये केन्या का पिरामिड है। वहीं बात करें जिन देशों में मृत्यु दर कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ अवस्था तक जीवित रहते हैं, और ये भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। तो ये जो पिरामिड है ये हमारे भारत देश का पिरामिड है। इसी प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्ष से अधिक है, और इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान, ठीक है, बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। वहीं हम बात करें कि हमारा जो भारत देश है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मृत्यु दर बहुत कम है और अधिक लोग जो है वो युवा हैं, तो हमारा देश युवा शक्ति देश बन रहा है, और कुशल उत्साही आशावादी, और जो देश युवा देश होता है, युवा शक्ति देश होता है, वो कुशल उत्साही आशावादी और सकारात्मक दृष्टि से युवा जन किसी भी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। तो क्या हो रहा होगा कि हमारे इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है, सकारात्मक चीज़ है कि हमारा राष्ट्र जो है उसका भविष्य, जो युवा हैं वो सबसे अधिक हैं, और देश को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं, विकास की ओर ले जा सकते हैं। तो हम इंडिया वाले, हम भारत वाले बहुत ही लक्की हैं इस चीज़ में कि हमारे पास ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कि यहाँ पे मृत्यु दर कम है। लेकिन वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि हमें जनसंख्या को रोकना भी ज़रूरी है,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मृत्यु दर कम है तो आपको ये नहीं है कि आपको जनसंख्या बढ़ाए जाना है। जनसंख्या नियोजन, परिवार नियोजन भी एक सोच रखनी चाहिए कि अगर जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा कि बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बेरोजगारी आएगी, भुखमरी आएगी, अशिक्षा आएगी, गरीबी आएगी। तो क्या है कि जनसंख्या भी इतनी नहीं बढ़ने देना है और सब कुछ बैलेंस बना के चलते रहना है हम इंडिया वालों को भी। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। और ये हमारी क्लास 8 की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर था। कल से हम 9th क्लास की एनसीईआरटी शुरू करेंगे। लेकिन आप ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन है भारत का जनसंख्या पिरामिड कैसा है, तो आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें, डिलाइट आईएएस, जहाँ पे आपको डेली क्विज मिलेंगे और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। थैंक यू।